जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज का दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा 6 अप्रैल की हम हिस्ट्री देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं आज के दिन घटी हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। पहले तो हम आज जान लेते हैं यानी कि 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इट मीन्स इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के रूप में मनाया जाता है। तो आज 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1980 यानी कि 1980 को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना भी हुई थी। यानी कि 6 अप्रैल को जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, उसकी स्थापना भी हुई थी। कब हुई थी? 1980 को। तो ये तो फ्रेंड्स हमने जाना 6 अप्रैल के बारे में कि 6 अप्रैल को क्या है कुछ खास। तो आई होप आपको ये जो हमने एक दो पॉइंट आज के बारे में जाना वो आपको पता लग गया होगा। पहला हमने देखा 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इट मीन्स इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट हमने जाना भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना भी आज के ही दिन हुई थी। और कौन सी ईयर में हुई थी? तो 1980, इट मीन्स 1980 को। तो आई होप आज की हिस्ट्री आपको पता लग गई होगी। चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें फ्रेंड्स हम क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारी कंटिन्यू चल रही है। और इसमें अभी तक हमने क्लास 6 to 9 की बुक को कंप्लीट कर लिया है। अभी हम पढ़ रहे हैं हमारा क्लास 10। आई होप आपने हमारी इन सारी वीडियोस को देखी होगी, जितनी भी अभी तक हमने पढ़ाई की है। नहीं देखी है तो फ्रेंड्स टेंशन वाली बात नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से जितनी भी अभी तक हमने टॉपिक कंप्लीट किए आप उनके वीडियोस को वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कराया गया है। और इतने डिटेल में पढ़ने का फ्रेंड्स हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखें, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी क्लास के लर्नर्स हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से, या फिर किसी भी फील्ड में आप होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि आप भी हमारी इस सीरीज़ के साथ जुड़ सकें। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इन वीडियोज़ को जो भी आप देखते हैं, जो भी हम पढ़ाई करते हैं, उनको अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा शेयर करा करिए, ताकि वो भी हमारी इस सीरीज़ का लाभ उठा सके। और अपनी राय भी हमें अवश्य दिया करिए, क्योंकि आपका हर एक रिस्पॉन्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी राय भी हमें अवश्य दिया करिए। तो ये तो हमने कुछ बातें कर ली आज के हिस्ट्री के बारे में और अपनी सीरीज़ के बारे में। अब चलते हैं, हम करते हैं पढ़ाई। तो ये देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसा कि हमने बताया हम कर रहे हैं हमारा क्लास 10, जिसमें हम आज करने वाले हैं होम मैनेजमेंट का जो दूसरा टॉपिक, घर की सजावट। 3 चैप्टर हमने होम मैनेजमेंट में कंप्लीट कर लिया। कौन कौन सा? एक, शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट कंप्लीट किया। दूसरा हमने देखा आय व्यय और बचत कंप्लीट किया। तीसरा टॉपिक हमने घर की सफाई, यानी कि 3 टॉपिक हमने क्लास 10 की होम मैनेजमेंट में ये कंप्लीट कर लिया। चौथा है हमारा घर की सजावट। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, हमारी जो घर की सफाई हमने पढ़ी थी उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी। आई होप आपने उन वीडियो को देखा होगा। नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको वीडियो ईजिली मिल जाएगा। आप वहाँ से देख करके जितने भी हमने घर की सफाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की है, आप वहाँ से उन क्वेश्चन आंसर्स को देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस क्लास। आई होप आपका रिवीजन हो गया होगा। अब देखते हैं हमारी घर की सजावट। हमने जो है बजट देख लिया है, आय व्यय और हम बचत किस तरह से कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया। घर की सफाई हमें किस तरीके से करना है, उसके टूल्स क्या क्या होते हैं, घर की सफाई के प्रकार क्या क्या होते हैं, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया। इतना सब कुछ तो पढ़ लिया, चलिए ठीक है, बहुत कुछ जान लिया। बट अब घर की सजावट यानी कि होम डेकोरेट कैसे करेंगे, होम का डेकोरेशन हम किस तरीके से करेंगे, उस पर हम चलते हैं। आज के बारे में हम पढ़ते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो घर की सजावट में हम देखेंगे गृह सज्जा, यानी कि घर की सजावट का अर्थ देखेंगे। घर की सजावट आखिर होती क्या है, गृह सज्जा की उपयोगिता तथा महत्व जानेंगे, गृह सज्जा के मुख्य सिद्धांत, गृह सज्जा के व्यवहारिक नियम, गृह सज्जा के मुख्य साधन, गृह सज्जा के अन्य साधन, गृह सज्जा के विभिन्न शैलियाँ, और साथ ही साथ हम देखेंगे विभिन्न कक्षों की सजावट, यानी कि अलग अलग कमरों की सजावट, यानी कि डाइनिंग हॉल की
सजावट का आप कैसे कर सकते हैं, बेडरूम की अलग अलग जो कमरे हमारे घर में होते हैं उनकी सजावट किस तरीके से करनी है, इन सभी बिंदुओं पे हम नज़र डालेंगे। तो आई होप आपका एक बार पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा कि आखिर हम इस चैप्टर 4 में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही सौंदर्य प्रेमी है। सौंदर्य बोध की प्रवृत्ति मनुष्य की स्वाभाविक विशेषता है। यही कारण है कि मनुष्य प्रत्येक वस्तु के साथ साथ अपने घर को भी सुंदर व सुसज्जित देखना चाहता है। चूंकि मनुष्य के दिन की शुरुआत उसके घर से ही होती है, अतः एक सुसज्जित एवं व्यवस्थित घर की छवि मानव मस्तिष्क में पूरे दिन सकारात्मक गुणों का संचार करती है। गृह सज्जा के क्षेत्र में गृहिणी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो अपने अंदर निहित सौंदर्य के गुणों को घर की सजावट के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। तो ये तो हमने कुछ जाना घर की सजावट के बारे में। अब देखते हैं गृह सज्जा यानी कि घर की सजावट का अर्थ क्या होता है। क्या फूल पत्ती लगा देना ही घर की सजावट है, तो सामान ला के बाहर से रख देना ही घर की सजावट है, या फिर और भी कुछ है? देखते हैं इस अध्याय के माध्यम से। घर की सजावट से तात्पर्य घर की आंतरिक सजावट से, अतः घर की सजावट को आंतरिक सजावट भी कहते हैं। अतः गृह सज्जा से आशय उस प्रक्रम से है जिसके अंतर्गत गृह प्रबंधन के उपयोग में आने वाली वस्तुएं उपयोगी और आरामदायक हों तथा उन्हें सौंदर्यात्मक ढंग से इस प्रकार क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित किया जाए जिससे उनकी देख रेख और सफाई सरलतापूर्वक की जा सके। वास्तविक रूप से गृह सज्जा अपने चारों तरफ के वातावरण को एक विशिष्ट आकर्षण एवं सौंदर्य का भाव प्रदान करती है। घर की सजावट के अंतर्गत केवल बहुमूल्य वस्तुओं से घर को सजाना ही नहीं है, अपितु घर में उपस्थित सीमित एवं उपयोगी वस्तुओं का उनके नियम स्थान पर व्यवस्थित करना भी आता है। गृह सज्जा की उपयोगिता तथा महत्व जान लेते। हमने अर्थ देख लिया कि ऐसा नहीं कि महंगे महंगे सामान घर में ला के रख दिए और घर की सजावट हो गई। नहीं, जो भी आपके पास थोड़ा ही सामान है, ज़्यादा सामान आपने नहीं खरीदा है, थोड़ा है जो भी है, बट उसी को जो जहाँ पे जैसे आपकी बुक्स है उसकी जहाँ है स्टडी टेबल पे उसकी जो जगह है वहाँ पे रखनी है आपका जो है पूजा मंदिर कहाँ होना चाहिए वो वहाँ पे है, आपके फ्लावर पॉट कहाँ रखने चाहिए, टीवी को कहाँ लगाना, मतलब थोड़ी चीज़ें जो भी आपके पास सीमित सामान है उन्हीं से आप अपने घर की सजावट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि घर की सजावट के लिए महंगी महंगी वस्तुएं ही आप लेकर के आएँ तो ही आपके घर की सजावट होगी। तो हमने गृह सजावट कि यानी कि गृह सज्जा का अर्थ देख लिया। आई होप ये पता लग गया होगा आपको। अब गृह सज्जा की उपयोगिता तथा महत्व देखते हैं। एक सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित घर व्यक्ति की क्रियाशीलता को बढ़ाकर उसे स्फूर्तिमय बनाता है। अतः गृह सज्जा का किसी भी व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्व है। एक व्यवस्थित एवं सुसज्जित घर आकर्षक प्रतीत होता है, वहीं दूसरी ओर घर की वस्तुएं एवं स्थान का सदुपयोग गृह सज्जा के माध्यम से ही होता है। गृह सज्जा की उपयोगिता एवं महत्व को निम्नलिखित तथ्यों द्वारा समझा जा सकता है। देखते हैं। नंबर 1 है घर के आकर्षण में वृद्धि। गृह सज्जा घर को आकर्षक रूप प्रदान करता है। एक सुसज्जित घर प्रत्येक व्यक्ति के आकर्षण का केंद्र होता है। इसके विपरीत अव्यवस्थित घर के प्रति किसी का ध्यान आकर्षित नहीं होता। दूसरा पॉइंट है मानवीय कलात्मक अभिरुचियों का प्रदर्शन। गृह सज्जा वह माध्यम है जिसके द्वारा गृहिणी अपनी कलात्मक अभिरुचियों का प्रदर्शन करती है। घर में उपस्थित अनिवार्य और सौंदर्यशील साधनों को कलात्मक अभिरुचि के माध्यम से गृहिणी निश्चित स्थान पर व्यवस्थित कर घर की शोभा बढ़ाती है। ये तो हमने दूसरा पॉइंट देख लिया। फटाफट तीसरा देखते हैं। घर की वस्तुओं एवं स्थानों का सदुपयोग। गृह सज्जा से तात्पर्य घर को बहुमूल्य वस्तुओं से सजाना ही नहीं है, जैसा अभी हमने देखा, अभी तो घर में उपस्थित सीमित और उपयोगितापूर्ण वस्तुओं को उनके नियत स्थान पर व्यवस्थित करना भी है। इसका लाभ यह होगा कि जरूरत पड़ने पर उन वस्तुओं को ढूंढना नहीं पड़ेगा और उनका समुचित उपयोग किया जा सकेगा। चौथा पॉइंट देखते हैं वस्तुओं की सुरक्षा। वस्तुओं की सुरक्षा में हम देखते हैं गृह सज्जा का संबंध केवल वस्तुओं की सुव्यवस्थित सजावट से नहीं अपितु घर की वस्तुओं की सुरक्षा से भी है। वस्तुओं को साफ सुथरा रखना तथा उनमें होने वाली प्रत्येक टूट फूट एवं दोषों का निवारण गृह सज्जा के माध्यम से ही किया जाता है। पांचवा पॉइंट देखते हैं श्रम तथा समय की बचत। गृह सज्जा का अनिवार्य तत्व वस्तुओं की सुनियोजित व्यवस्था है। वस्तुओं को उनके निश्चित स्थान पर रखने से उनको ढूंढने में ना तो समय गंवाना पड़ेगा और ना ही परिश्रम का अपव्यय होगा।
छठा पॉइंट है अनुशासित जीवन का आधार, यानी कि जो गृह सज्जा की उपयोगिता है वो क्या है, अनुशासित जीवन का भी आधार है। कैसे? गृह सज्जा अनुशासित जीवन का आधार है जो घर में अनुशासन की स्थापना करने में सहायक होती है। गृह सज्जा द्वारा किसी भी वस्तु या उपकरण को व्यवस्थित तरीके से प्रयोग में लाया जाता है जिससे घर में अनुशासन का वातावरण बना रहता है। सातवां पॉइंट देखते हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गृह सज्जा का महत्व क्या है, उसके बारे में जानते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ एवं प्रसन्न होना आवश्यक है। एक स्वच्छ एवं साफ सुथरे घर का वातावरण व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी गृह सज्जा जरूरी है। उपरोक्त महत्वपूर्ण कारकों द्वारा यह बात स्पष्ट हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में गृह सज्जा का अपना अलग महत्व है जो एक व्यवस्थित प्रक्रम द्वारा पारिवारिक जीवन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव डालती है। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके बारे में, गृह सज्जा की उपयोगिता तथा महत्व। क्या क्या देखा? पहला है घर के आकर्षण में भी वृद्धि होती है, गृह सज्जा की उपयोगिता ये बताती है। दूसरा मानवीय कलात्मक अभिरुचियों का प्रदर्शन। तीसरा घर की वस्तु एवं स्थानों का सदुपयोग। चौथा हमने देखा वस्तुओं की सुरक्षा होती है। पांचवा देखा श्रम तथा समय की बचत होती है। छठा अनुशासित जीवन का आधार भी है गृह सज्जा। सातवां देखा हमने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी गृह सज्जा का महत्व है। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे। आई होप गृह सज्जा की उपयोगिता तथा महत्व आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, गृह सज्जा के मुख्य सिद्धांत, यानी कि गृह सज्जा के सिद्धांत क्या कहते हैं। हमने उपयोगिता तथा महत्व देख लिया, अब गृह सज्जा के कुछ सिद्धांत हम देखते हैं। तो गृह विज्ञान के विद्वानों द्वारा गृह सज्जा के 3 मूल सिद्धांतों का वर्णन किया गया। ध्यान दीजिएगा, गृह सज्जा के कितने सिद्धांत है? 3 मूल सिद्धांत। कौन से? नंबर 1 है सुंदरता का सिद्धांत, नंबर 2 है अभिव्यक्ति का सिद्धांत, नंबर 3 है उपयोगिता का सिद्धांत। तो इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखते हैं पहला सुंदरता का सिद्धांत। गृह सज्जा में सुंदरता एक अनिवार्य तत्व है। हम उस घर को सुसज्जित नहीं कह सकते जिसमें सुंदरता तथा आकर्षण ना हो, भले ही उस घर में कितनी आधुनिक वस्तुएं एवं साधन क्यों न हो। सुंदरता के प्रति विभिन्न विद्वानों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, परंतु एक बात पर सभी विद्वान एक मत हैं कि सुंदरता से प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से प्रभावित होता है। इसलिए गृह सज्जा में सुंदरता का पाया जाना नितांत आवश्यक है। प्रत्येक गृहिणी अपने घर को अधिक से अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करती है। समुचित अध्ययन, निरीक्षण तथा निरंतर अनुभव द्वारा गृह सज्जा में अधिक से अधिक सुंदरता का समावेश किया जा सकता है। वर्तमान समय में टीवी, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि के माध्यम से अर्जित ज्ञान द्वारा गृह सज्जा में सौंदर्य का अतिरिक्त समावेशन किया जा सकता है। अब दूसरा देखते हैं अभिव्यक्ति का सिद्धांत। सुंदरता का हमने देखा ना, ध्यान दीजिएगा, गृह सज्जा के 3 मूल सिद्धांत हमने पढ़े। कौन कौन से? सुंदरता का सिद्धांत, जिसको हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब सुंदरता के सिद्धांत के बाद दूसरा देखते हैं अभिव्यक्ति का सिद्धांत। अभिव्यक्ति से आशय उस विशेषता से है जो गृह सज्जा को देखने से प्रकट होती है। वास्तव में प्रत्येक घर की गृह सज्जा को देखने से जिस भाव की प्राप्ति होती है उसे ही संबंधित गृह सज्जा की अभिव्यक्ति कहा जाता है। इस प्रकार गृह सज्जा के माध्यम से व्यक्ति स्वाभाविकता, आत्मीयता, औपचारिकता, दृढ़ता, विश्रांति तथा जीवंतता आदि भावनाओं को प्रेरित कर सकता है। गृह सज्जा के माध्यम से गृहिणी के व्यक्तिगत दृष्टिकोण की भी अभिव्यक्ति होती है। तो ये तो हमने देखा अभिव्यक्ति का सिद्धांत। तीसरा देखते हैं उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता के अभाव में किसी भी गृह सज्जा को उत्तम नहीं माना जा सकता। यह सिद्धांत गृह सज्जा के प्रत्येक पक्ष एवं साधन पर समान रूप से लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु कितनी भी सुंदर तथा आकर्षण क्यों न हो, यदि वह आरामदायक एवं सुविधाजनक ना हो तो उसकी सराहना नहीं की जा सकती, जैसे फर्नीचर। यही कारण है कि हमें गृह सज्जा की कोई वस्तु खरीदते समय उसकी सुदृढ़ता, गुणवत्ता तथा उपयोगिता को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पर्दे अथवा कालीन में आकर्षण को ही एकमात्र गुण नहीं माना जाता, वरन उसकी सुदृढ़ता, टिकाऊपन तथा पक्के रंग को भी आवश्यक गुण माना जाता है।
उपरोक्त विवरण द्वारा स्पष्ट है कि उत्तम गृह सज्जा में सुंदरता, अभिव्यक्ति तथा उपयोगिता तीनों सिद्धांतों का समन्वय होना आवश्यक है। किसी एक तत्व की प्राप्ति के लिए किसी अन्य तत्व की अवहेलना नहीं की जा सकती। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या पढ़ा कि गृह सज्जा में सुंदरता, अभिव्यक्ति तथा उपयोगिता तीनों सिद्धांतों का समन्वय, यानी कि तीनों सिद्धांतों का समन्वय होना आवश्यक है। आप ये नहीं कह सकते कि गृह सज्जा के तीनों सिद्धांतों में अभिव्यक्ति का सिद्धांत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं उपयोगिता का सिद्धांत, ऐसा नहीं है। जितने भी हमने गृह सज्जा के 3 सिद्धांत पढ़े, सुंदरता, अभिव्यक्ति एवं उपयोगिता, तीनों सिद्धांतों का समन्वय होना आवश्यक है। तो ये तो हमने जान लिया किसके बारे में, गृह सज्जा के मुख्य सिद्धांत। अब गृह सज्जा के व्यवहारिक नियम देख लेते हैं। तो उत्तम गृह सज्जा के लिए निम्नलिखित नियमों को जानना आवश्यक है। नंबर 1 है अनुरूपता का भाव। अनुरूपता के भाव से तात्पर्य, आपको दिख रहा होगा ना, ये दिख रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए, हाँ कहाँ पे थे हम। अनुरूपता के भाव से तात्पर्य है कि कमरे में विभिन्न वस्तुओं और उनके आकार में पारस्परिकता बनी रहनी चाहिए। गृह सज्जा में वस्तु का चयन करते समय उसकी व्यवस्था में एकता का भाव विकसित होना चाहिए। अनुरूपता न होने की स्थिति में वस्तु के चुनाव की व्यवस्था में एकता नहीं रहती। अनुरूपता के अंतर्गत सुसज्जित वस्तुओं के रंग, रूप, आकार, रचना, विचार आदि का ध्यान रखा जाता है। उदाहरण के लिए कमरों की बनावट के अनुसार ही उनकी रंग योजना तैयार की जानी चाहिए। जैसे छोटे कमरे में हल्के रंग उपयुक्त रहते हैं तथा बड़े कमरों में जिनमें दिन में धूप आती है, गहरा रंग उपयुक्त रहता है। खिड़की व दरवाजों पर लगाए गए पर्दों का रंग भी कमरे के रंग से मेल खाता होना चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया क्या, अनुरूपता का भाव। दूसरा नियम क्या कहता है गृह सज्जा का व्यवहारिक, दूसरा कहता है संतुलन का भाव। देखते हैं संतुलन का भाव। संतुलन के भाव का अर्थ है गृह निर्माण में चित्र, रंग, मूर्तियां, फूलदान आदि समान दूरी पर सजाने चाहिए। कमरा छोटा है तो उसके अनुसार ही वस्तु रखनी चाहिए। संतुलन औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी। औपचारिक संतुलन में केंद्रों के दोनों ओर एक ही आकार तथा भार की वस्तु रखी जाती है तथा अनौपचारिक संतुलन में केंद्र के दोनों ओर समान भार की वस्तुएं तो होती ही हैं, परंतु उनका आकार और प्रकार भी भिन्न भिन्न होता है। तीसरा हम देखते हैं तालमेल का भाव। जिस प्रकार संगीत बिना धुन के अच्छी नहीं लगती, ठीक उसी प्रकार घर भी आकृति क्रम, रंग क्रम, रेखा क्रम के बिना आकर्षक नहीं लगता है। अतः घर में रखी वस्तु का कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। चित्र भी घर के रंगों के अनुसार ही लगाना चाहिए। तालमेल वस्तुतः लय को प्रतिबिंबित करता है, जिससे हमारे नेत्र किसी रेखा क्रम, आकृति क्रम तथा रंग क्रम को व्यवस्थित रूप से अवलोकन कर सकें। चौथा है कलात्मक भाव। घर की सजावट की वस्तुओं का क्रम, स्थान तथा प्रस्तुतिकरण इस प्रकार हो कि आने वाले अतिथि पर अच्छा प्रभाव पड़े। जैसे कमरे में रखे सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल, उस पर गुलदस्ता, दीवारों से मेल खाते पर्दे तथा प्राकृतिक दृश्य के चित्र सौंदर्य का आभास कराते हैं। कलात्मक भाव के अंतर्गत सर्वाधिक महत्व की वस्तु को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर अन्य महत्व की वस्तुओं को रखा जाता है। किसी वस्तु विशेष को अधिक प्रमुखता प्रदान करना होता है। इस भाव का क्या उद्देश्य होता है कि गृह सज्जा के व्यवहारिकता के नियम के अंतर्गत इस भाव का उद्देश्य क्या है, किसी वस्तु विशेष को अधिक प्रमुखता प्रदान करना होता है। पांचवा है अनुपात। सौंदर्य बोध तथा कलात्मक के लिए जरूरी है कि गृह सज्जा के अंतर्गत व्यवस्थित वस्तुएं या कलाकृतियां सही अनुपात में घर में सजाई गई हों। अनुपात में व्यवस्थित साज सज्जा सामग्रियां घर की शोभा को बढ़ाती हैं। जैसे घर में सोफे के अनुसार उसी अनुपात में सेंटर टेबल एवं फर्नीचर की व्यवस्था गृह सज्जा के संतुलित रूप को प्रदर्शित करती हैं। तो ये तो हमने 4-5 पॉइंट जाने किसके बारे में, गृह सज्जा के व्यवहारिक नियम के बारे में। अब देखिए जितने भी ये टॉपिक हमने पढ़े उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 कहता है घर की वस्तुएं एवं स्थान का सदुपयोग किसके माध्यम से होता है। क्वेश्चन 2 कहता है गृह सज्जा में किन के तत्व निहित हैं। क्वेश्चन 3 कहता है किसके अभाव में किसी भी गृह सज्जा को उत्तम नहीं माना जा सकता। तो ये तो 2-3 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो भी अभी हमने टॉपिक कवर किए। आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये आप
से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चौथा पॉइंट हम कवर करते हैं गृह सज्जा के मुख्य साधन। घर की सजावट हेतु विभिन्न सामग्रियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे फर्नीचर, पर्दे, कालीन, चित्र, पेंटिंग, फूलदान, गमले, कलाकृतियां, मनोरंजन के उपकरण आदि। इन्हें गृह सज्जा के साधन कहते हैं। गृह सज्जा के निम्नलिखित साधनों के महत्व, रख रखाव तथा गुणों का विवरण निम्न प्रकार से। फर्नीचर के बारे में देखते हैं। फर्नीचर को गृह सज्जा का मुख्य साधन माना जाता है। फर्नीचर में वह सभी वस्तुएं आती हैं जिनका प्रयोग परिवार के सदस्य विश्राम हेतु करते हैं। ये वस्तुएं घर की शान व रौनक बढ़ा देती हैं। फर्नीचर विभिन्न प्रकार के होते हैं। देखिए फर्नीचर के प्रकार, लकड़ी से निर्मित फर्नीचर, बेद से निर्मित फर्नीचर, प्लास्टिक का फर्नीचर, सरमाइका युक्त फर्नीचर और रेक्सीन युक्त फर्नीचर। कितने टाइप के फर्नीचर हमने देखे? लकड़ी का फर्नीचर, बेत से बना हुआ फर्नीचर, प्लास्टिक का, सरमाइका युक्त फर्नीचर और रेक्सीन युक्त फर्नीचर। अब फटाफट हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं लकड़ी से निर्मित फर्नीचर के बारे में हम पढ़ते हैं। परंपरागत रूप से घरों में लकड़ी से निर्मित फर्नीचर का ही चलन है। शीशम, देवदार, टीक, जामुन आदि की पेड़ों की लकड़ी से विभिन्न प्रकार के फर्नीचर तैयार किए जा सकते। ध्यान दीजिएगा, शीशम, देवदार, टीक, जामुन आदि की पेड़ों की लकड़ी से विभिन्न प्रकार के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। किंतु वर्तमान समय में वनस्पति की कमी होने से प्लाईवुड बोर्ड के फर्नीचर बनाए जाते हैं। आप सभी को पता है पेड़ों की कटाई हो रही है, इसलिए पेड़ों की कमी भी हो रही है। तो इसलिए क्या हो रहा है, यानी कि इस वर्तमान समय में प्लाईवुड के फर्नीचर बनाए जाते हैं जो सिर्फ देखने में सुंदर लगते हैं, मजबूत नहीं होते। ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारा प्लाईवुड आता है वो देखने में तो आकर्षक लगता है, बट वो टिकाऊ नहीं होता। दूसरा देखते हैं बेत से निर्मित फर्नीचर। बेत एक वनस्पति निर्मित उत्पाद है। यह बांस के समान ही होता है। ध्यान दीजिएगा, जो बेत है वो वनस्पति निर्मित उत्पाद है। यह बांस होता है ना हमारा बैम्बू ट्री, उसी के समान होता है। फर्नीचर बनाने में इसका बृहद तौर पर उपयोग किया जाता है, यानी कि बड़े तौर पर उपयोग किया जाता है। यह बहुत हल्का होता है तथा यह देखने में भी बेहद आकर्षक लगता है। अतः इसे बरामदा, लॉन, गैलरी आदि में आसानी से प्रयोग किया जाता है। आज के फर्नीचर उद्योग में बहुत सुंदर सुंदर आकार और विभिन्न रंगों के बेत निर्मित उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं। बेत निर्मित फर्नीचर मध्यम रूप से मजबूत होते हैं, यानी कि जो प्लाईवुड है वो तो बिल्कुल मजबूत नहीं होता, बट जो बेत निर्मित फर्नीचर है वो थोड़ा सा मजबूत होता है। तीसरा देख लेते हैं प्लास्टिक का फर्नीचर। ये फर्नीचर पूर्णतः प्लास्टिक से ही निर्मित किए जाते हैं, यानी कि बनाए जाते हैं। ये वर्तमान में अधिक लोकप्रिय हो गए हैं क्योंकि ये फर्नीचर हल्के होते हैं और सरलता से साफ भी हो जाते हैं। ये जल्दी से टूटते भी नहीं हैं। प्लास्टिक निर्मित फर्नीचर को तेज धूप एवं ताप में बचाकर रखना चाहिए क्योंकि ताप एवं तेज धूप के प्रभाव से इस प्रकार के फर्नीचर को नुकसान पहुंचता है। चौथा सनमाइका युक्त फर्नीचर के बारे में देखते हैं। प्लाईवुड से बने फर्नीचर की ऊपरी सतह पर विभिन्न प्रकार की डिजाइनदार माइका लगाई जाती है। इससे फर्नीचर में चार चांद लग जाते हैं। वर्तमान में माइका कई रंगों में आने लगी है। सनमाइका युक्त फर्नीचर की एक विशेषता यह है कि इस प्रकार के फर्नीचर न तो शीघ्र गंदे होते हैं, न ही इनकी रख रखाव के अंतर्गत इन पर बार बार पॉलिश या वार्निश करवानी पड़ती है। पांचवा रेक्सीन युक्त फर्नीचर। आधुनिक युग में फर्नीचर को अधिक सुंदर व आरामदायक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के फोम के ऊपर रेक्सीन तथा टेपेस्ट्री का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? रेक्सीन तथा टेपेस्ट्री का प्रयोग किया जाता है। इसे अधिक गद्देदार बनाने हेतु रुई, जूट, स्प्रिंग, रबड़ तथा फोम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, रेक्सीन युक्त फर्नीचर को बनाने में क्या क्या यूज होता है। रेक्सीन टेपेस्ट्री तो यूज़ होता ही है, बट इसको थोड़ा मुलायम बनाने के लिए, थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए किसका यूज होता है? रुई भी होता है, उसके अंदर जूट, स्प्रिंग, रबड़ तथा फोम का प्रयोग किया जाता है। यह फर्नीचर उच्च कोटि का माना जाता है। उच्च कोटि का क्यों ही ना माना जाए? क्योंकि इसके अंदर रुई, जूट, स्प्रिंग, रबड़ तथा फोम ये सारे ही होते हैं। तो ये तो हमने देखे विभिन्न प्रकार के फर्नीचर। कौन कौन से देखे? लकड़ी से निर्मित फर्नीचर, बेत से निर्मित फर्नीचर, प्लास्टिक से निर्मित फर्नीचर, सनमाइका युक्त फर्नीचर और रेक्सीन युक्त फर्नीचर। तो ये इतने टाइप के हमने फर्नीचर देखे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्या? फर्नीचर खरीदते समय ध्यान देने योग्य मुख्य बातों पर हम नज़र डालेंगे, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करेंगे।
तो आई होप जितना अभी तक हमने पढ़ा है फर्नीचर के बारे में, आपको वो सारे ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, आप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर हाँ वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी का रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।